Never give up, for that is just the place and time that the tide will turn. Please welcome our powerful and Jabaz guest, Miss Suman Manjeri. Namaste Suman ji. Hello, good to see you here. Thank you for coming on our show Success Stories. Thank you for your time. धन्यवाद। सुमन जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल, being a woman, that too from Haryana, what were the challenges you faced to get into this profession where women couldn't even step out of their homes? और आपने उस टाइम पे आप IPS में आए। ये बिल्कुल सही बात है कि जो हरियाणा के ऊपर आज के दिन जो टैग लग गया है, आज के दिन क्या पिछले कई वर्षों से या इसकी परंपराओं के कारण टैग लग गया है। ऑनर किलिंग का नाम आता है तो हरियाणा का नाम आता है। विमेन एम्पावरमेंट की जब बात होती है तो महिलाओं को पीछे एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। पर यदि आप हरियाणा का इतिहास देखें तो महिलाएं यहाँ गृहस्थी में, घर में पहले भी हाथ बटाती रही हैं, चाहे वो खेत में काम करती हैं चाहे घर में काम करती हैं। लेकिन आपका जो प्रश्न है वो है कि जब नारी घर की दहलीज लांघ के बाहर समाज में जाती है, अपने एक अस्तित्व की पहचान बनाती है, तो उसे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और यदि चुनौतियों में आप में अंदर एक आत्मविश्वास हो और आप जब पुरुष के साथ समानता की बात करती हो तो चुनौतियां आपकी और गंभीर होती चली जाती हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है हरियाणा के बारे में, पर समय बदल रहा है। आज के युग में, वर्तमान में तो हमारे हरियाणा की लड़कियां आप जैसे देख ही रहे होंगे, मिस इंडिया से लेकर मिस यूनिवर्स तक आगे आ रही हैं और स्पोर्ट्स में हमारी बच्चियां बहुत अच्छा कर रही हैं। लेकिन जब हम बाहर निकले थे एक प्रश्न चिन्ह तो था ही। और जब मैंने पुलिस ज्वाइन की थी उस समय तो ये था कि पुरुष तो पुरुषों के लिए भी इतनी सही और उपयुक्त नहीं है कार्य प्रणाली में, और तुम तो लड़की हो। पर जब आपको लगता है कि आप एक चुनौती का सामना कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये आपके अस्तित्व की लड़ाई भी है, आपकी एक पहचान भी है, और आपको लगता है कि आपकी सफलता आगे आने वाली मेरी हम जातियों के लिए भी रास्ता खोलेगी, तो फिर आप जिस जज्बे के साथ काम करते हो तो उन चुनौतियों के साथ कभी ज्वार भाटे की तरह ऊपर नीचे होके आपको सफलता मिल ही जाती। और मैं भी उन सौभाग्यशाली महिलाओं में से हूँ, उन नारियों में से हूँ जो हरियाणा की मिट्टी से बड़ी हुई और हरियाणा की मिट्टी में ही अपना कर्म क्षेत्र बनाया, और कर्म क्षेत्र भी पुरुषों वाला, उसमें एक पहचान भी बनाई और पहचान के साथ साथ उसमें सफलता भी पाई। सुमन जी, आपकी कहानी कैसे शुरू हुई? मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि आप रेडियो जॉकी थे, एंड रेडियो जॉकी से IPS तक का सफर, ये कैसे हुआ? मेरे जीवन में क्या रहा कि जो मेरा स्विच ओवर हुआ किसी भी जॉब में, बिल्कुल विपरीत हुआ। मैंने रेडियो स्टेशन रोहतक से अपनी जिंदगी की कर्म क्षेत्र की शुरुआत की। रेडियो स्टेशन के बाद मैं टीचिंग में आ गई, टीचिंग से मैं पुलिस में चली गई, क्योंकि जब मैं रेडियो स्टेशन पे थी और मैं बहनों का कार्यक्रम किया करती, और मैं उस टाइम कॉलेज स्टूडेंट की थी, लेकिन मुझे वहां पे रोल ऐसे करना पड़ता था धनो बहन का। सुमित्रा हुड्डा मेरे साथ थी जो आज फिल्मों में की लाइन में है, वो सत्तो बहन का काम करती थी। तो हमें इस तरह का डायलॉग बोलने पड़ते थे और इस तरह की भाषा बोलनी पड़ती थी कि हमें ऐसा दिखाना पड़ता था हम 30-40 साल से ऊपर की महिलाएं हैं। और उसमें हमने बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लिया, जैसे उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, जो गवर्नर थे। तो जब और उनके साथ जब पुलिस और वो आते तो तब मुझे लगता कि जो लोग इनसे बात करने में डरते हैं और हम इतने सहज रूप से बात कर रहे हैं, यदि हम भी इस क्षेत्र में आगे जाएं तो अच्छा होगा और एक पहचान मिलेगी। दूसरा, मैं उस परिवार से थी जिसमें एक समय के बाद
विवाह के बाद या उससे पहले जब पूरे यौवन पे लड़की आ जाती है तो पैंट कमीज नहीं पहन सकती, सलवार कमीज पहनेगी या साड़ी पहनेगी। तो मुझे था कि मैं पैंट कमीज पहनना चाहती थी। तो मुझे लगा यदि मैं पुलिस में आ जाऊं तो मैं 60 वर्ष तक पैंट कमीज पहनूंगी। तो और वहां से मुझे एक प्रेरणा मिली, प्रेरणा कहो या ये कहो कि मेरे मन में एक प्रश्न कौंधा कि मैं जब रेडियो स्टेशन पे आ सकती हूँ तो मैं इसमें जाऊं। लेकिन इन बिटवीन मेरा विवाह हुआ और मुझे रोहतक रेडियो स्टेशन शिफ्ट करके सोनीपत में आना पड़ा और मैं यहाँ कॉलेज में लेक्चरर हो गई। लेक्चरर के बाद तो फिर आप टीचिंग में आ जाते हो तो आपको परीक्षा देना, परीक्षा लेना, उसमें एंजॉय करना शुरू कर देते हो। तो मैंने भी एग्जाम दिए और मैं पुलिस में थी। जी। मैम, आपके इस करियर में ऐसा कोई स्पेशल केस जो आपने रिजॉल्व किया है, या ऐसी कोई अनफॉरगेटेबल स्टोरी जो आप हमें बताना चाहेंगे? हाँ, उसमें 2 स्टोरी हैं और दोनों में से एक तो बहुत ऐसी स्टोरी है कि जो शायद ऑल ओवर वर्ल्ड जिसका डिस्कशन हुआ था। एक अच्छा। था सेक्स स्कैंडल जो मैं गोहाना में पोस्टिंग था। एक 13 साल की बच्ची को, मतलब अबोध बच्ची को, चाहे वो उसी खानदान और उसी परिवार में थी जो अपना शरीर बेचकर काम चलाती थी, लेकिन 13 साल की बच्ची के साथ एक तो गैर कानूनी, अनैतिक और एक आपराधिक वृत्ति का कार्य हुआ। दूसरा, उसको जितना निश्चित तय राशि थी वो भी नहीं दी गई उस बच्ची को। तो उस बच्ची ने मेरे से कांटेक्ट किया। उसने इसलिए कांटेक्ट नहीं किया कि उसका उत्पीड़न हुआ है, उसने ये कांटेक्ट किया कि मेरे पैसे मुझे पूरे नहीं हुए। जब अच्छा। मैंने उस बच्ची की आयु देखी 13 साल और उस बच्ची को जब कुरेदा, तो जैसे कहते ना छोटा सा घाव दिखाई देता है और आप उसको हटाते हो तो वो कैंसर दिखने शुरू हो जाता है। तो जब मैंने देखा और उस बच्ची ने सहज रूप से जैसे बताया कि मैंने व्यक्ति के बारे में पूछा, उसको उसका कोई नाम नहीं पता था, लेकिन उसको एक पहचान पता थी कि वो अपने सिर के ऊपर ना मैडम काली पॉलिश लगाता है। इतना ही वो बच्ची बता पाई और उसने एक मंदिर का वाक्या बताया। तो जब रास्ते खुलते गए तो उसमें 15-16 लोग उसके अंदर लिप पाए और उनका अंतिम समय तक हमने लड़ाई लड़ी और उनको सजा करवाई और उस बच्ची को उसका हक दिलवाया। और उसमें जो 15-16 व्यक्ति थे उसमें बाहुबली भी थे, धन बली भी थे और राजनीतिक रूप से भी बहुत सशक्त लोग थे। अच्छा। तो उसके बाद मुझे लगा कि यदि पुलिस में हम सही काम करें, क्योंकि उस समय भी ये प्रश्न आ गया था कि अब तो पुलिस के पोबारा हो जाएंगे, किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को पुलिस सेक्स स्कैंडल में बुलाएगी और अब न जाने कितना पैसा कमाएगी। तो धीरे धीरे जब लोगों को लगा कि नहीं, इस केस में तो दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है, तो वहां से जो मेरी एक इमेज थी, पब्लिक इमेज जो थी, वो उभर कर सामने आई। उससे पहले केवल एक मैं महिला पुलिस अधिकारी थी, लेकिन उसके बाद मुझे सशक्त महिला पुलिस अधिकारी के साथ साथ न्याय प्रिय और निष्पक्ष अधिकारी भी समझा जाने लगा, जो मेरे आगे बढ़ने की और जो सक्सेस स्टोरी कहते हो उसकी शुरुआत और नींव की इस केस से अच्छा। हुआ। जी। और जो यदि आप कहें तो मैं बताऊं, जो एक वो दूसरा केस था हाँ जी, जो बिल्कुल मेरा बिल्कुल, हमारे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। जो सीरियल किलर जिसको होते हैं, सेकंड सीरियल किलर जो अब उस समय का था, ये बात 1998 और 99 की है कि एक बहादुरगढ़ में सीरियल किलर था। वो छोटी बच्चियों को उठाता था। उसका 3 साल से लेकर 7 साल की बच्ची उसका टारगेट थी और वो 16 बच्चियों को मार चुका था और उनके साथ रेप, किडनैपिंग भी था, रेप भी था और उनके साथ स्ट्रेंगुलेशन, जिसको आप गला दबाना, जिसको फांसी देना कहते हैं, दम घुट कर मारने वाला था। और वो 4 साल तक चलता रहा, किसी की पकड़ में नहीं आया। एक पकड़ा गया शंकर नाम का, और लेकिन शंकर पकड़ने के बाद भी केस बंद नहीं हुए इलाके में। उसके बाद एक राजा राम दिल्ली पुलिस ने पकड़ के दिया कि आपका बेबी किलर ये है,
और उसके बाद भी केस बंद नहीं हुआ। तीसरा एक और पकड़ा गया तो भी केस बंद नहीं हुआ। जब तीसरे में हुआ तो लोगों का आक्रोश बस में नहीं आया लोगों का, उन्होंने थाना जला दिया, 40-50 हरियाणा रोडवेज की बस जला दी, गोलियां चली और उसमें 2 व्यक्ति भी मारे गए। तो उसके बाद इतना सेंसेशनल केस हो गया, तो भगवान को कहो या परमात्मा को कहो कि उसका पाप का घड़ा भरना था, मुझे वहां पर पोस्टिंग मिल गई। और मेरे दौरान पोस्टिंग भी एक बच्ची थी, और क्योंकि लोगों ने कह दिया था कि अगली बार हम पुलिस को और सरकारी मशीनरी को बख्शेंगे नहीं, कि फिर भी यह बच्ची रात को उठती रही। और उसका क्या था कि यदि दादी के पास 2 बच्चे सो रहे हैं, एक बच्ची सो रही है, एक बच्चा सो रहा है, बस सोती हुई बच्ची को उठा ले जाता है। अच्छा। लेकिन मेरे समय में भी हुआ, और वो जो लड़की थी उसकी डेड बॉडी में। सो ये पर स्ट्रीट चिल्ड्रन, जनरली स्ट्रीट चिल्ड्रन को उठाता था या कोई भी टारगेट हो सकता? परिवारों के घरों में, परिवारों अच्छा। के रात को या दिन में बच्ची गायब हो जाती थी, अगले दिन उसकी डेड बॉडी ही कहीं मिलती थी। और ये 4 साल तक चला और 16 बच्चियों के साथ ऐसा हुआ। तो जब मेरे टाइम में भी हुआ, लेकिन लोगों ने मेरे को थोड़ा उमंग उत्साह दे दिया कि मैडम आपको एक मौका और देते हैं, चलो बच्ची उठ गई है, लेकिन हमें पुलिस की मेहनत के ऊपर कोई शिकायत नहीं है, आप लोग सारी रात पेट्रोलिंग करते हैं। उसके बाद हमने जब ये लड़की हुई तो शक के दायरे में हमने 2 लोगों को ले लिया, और शक भी काफी हमारा वाजिब शक था जिन लोगों को लिया, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा था 59 इयर्स का था, इंडस्ट्रियलिस्ट था, लेकिन उसके बचपन से ही ना मुंह में दांत थे, ना सिर पे बाल थे, ना आईब्रो वगैरह थी। देखने में बिल्कुल वो बंदर जैसा लगता था व्यक्ति, और उसको पहलवान कहते थे। और जब मैंने कुरेदा तो उसके जो फादर प्रिंसिपल होते थे पंजाब, और उसका दूसरा ब्रदर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट। तो अच्छा। मैंने जब उसके ब्रदर को बुलाया कि भाई तू इतना बड़ा और ये इस तरह का क्यों है, कहता मैडम मेरे फादर प्रिंसिपल थे लड़कियों के स्कूल में, और इसको जब छोटे बच्चे थे स्कूल में लेके जाते थे, छोटी बच्चे इसको बंदर बंदर कह के चिढ़ाते थे, और ये स्कूल से भाग लेता था। और उसके बाद बोला ये पढ़ाई ही नहीं। तो मुझे लगा कि हाँ, इसके मन में लड़कियों के प्रति और छोटी बच्चियों के प्रति शायद कोई घृणा हो कि आज मैं कुछ पढ़ नहीं पाया इतने अच्छे परिवार का होके, और ये करता हो। दूसरा, जो हमारी बच्ची लास्ट मिली थी, उसके दोनों हाथ तारों से बंधे हुए थे। जब हमने, और उसकी जो डेड बॉडी उस जीतू पहलवान इंडस्ट्रीज के बिल्कुल साथ के प्लॉट में मिली थी। जब हमने तार देखे और उस घर को सर्च किया, उसके इंडस्ट्री को, वैसे ही तार उसके यहाँ बेशुमार थे, क्योंकि वो मोटर बाइंडिंग की फैक्ट्री थी। और हमारा शक पक्का हो गया कि जीतू हमारा है। लेकिन तब क्योंकि पहले 3 गलत पकड़े जा चुके थे, एक का जेल के दौरान मर्डर भी हो चुका था, तो ये हुआ कि सीबीआई से इसका लाई डिटेक्शन कराया जाए, तब किसी को अरेस्ट करना है। सीबीआई ने उसको क्लियरेंस दे दिया कि इसमें मर्डर नहीं है, और हम उसको छोड़ गए, और दूसरे जिसको डाउट था उसको ले गए। रास्ते में फिर मैसेज आता है कि मैडम एक बच्ची को और उठा लिया है। हम सीबीआई में ना ले जाके वापस आते हैं, और मैं कहती हूँ कि जीतू के ऊपर लगा दो ज्यादा से ज्यादा फोर्स, उसकी एक्टिविटी नोट करो, कहीं उसने ये सोच लिया हो कि मुझे क्लियरेंस मिल गया और आज रात को फिर उसने ये काम किया। इतने में सारे में क्या होता है कि कुछ किसी को पता नहीं लगता, और अगले दिन सुबह वो जो 6 बजे बच्ची है, रात को 1500 पुलिसमैन उस एरिया में घूम रहे हैं, क्योंकि हमें था कि रात को तो यदि हम किसी को पकड़ेंगे तो जिंदा बच्ची मिलेगी, और सुबह हमें डेड बॉडी ढूंढनी होगी, क्योंकि 4 साल से 16 डेड बॉडी हमें मिल चुकी थी। तो सारी रात पुलिस घूमती रही, और सुबह 6 बजे हमें एक बच्ची मिली। जैसा हुलिया उन्होंने बताया था कि उसने एक रेड फ्रॉक पहन रखा है, ऐसे है। तो जैसे मैं बच्ची को लेके साइड में एक तरफ गई और मैंने अंडरवियर उतारा, तो वो ब्लड से सना हुआ था। हमें क्लियर हो गया कि नहीं, ये बेबी किलर की है। और उस बच्चे से, जी हैरान आप हो जाएंगे मैडम, उस बच्ची का जैसे ही पता लगा मिल गई है,
शहर के मोजेज आदमी भी आ गए और हमने उस बच्चे को, वो वेस्टर्न यूपी की भाषा बोलती थी, हम भाषा नहीं समझ रहे थे, उसके पेरेंट्स को हमने बुलाया और उसके पेरेंट्स वो बोल रहे थे और हम उसको कि कहाँ कहाँ लेके जाए। उस बच्ची ने 2 क्लू हमें दिए कि एक तो मेरे को रास्ते में उसने मूंगफली खिलाई थी, दूसरा रेलवे लाइन आई थी और उसका फाटक यूं ना बंद होके डंडे से यूं ऊपर उठ रहा। हम देख के कि नवंबर में हरियाणा में मूंगफलियां कहाँ हो सकती हैं, जनवरी में तो सर्दी ज्यादा होती है कि आपको चौराहे पे मिलेंगे मूंगफली वाले, तो सब, और उसने बताया बोरी में मूंगफली। तो हमें पता लग गया ये मंडी का एरिया है, मंडी में ले गए, मंडी से आगे जाते जाते और लोग इतने अति उत्साहित थे, कोई उसको खाने को, उस बच्ची को सेब दे देता, कोई केला दे देता, वो खाने में मस्त हो जाती और हमें लगता है कि हम चूक जाएंगे। तो उसके बाद हमने, किसी ने हमें कहा कि मैडम इसको किस चीज पे लेके गया था, वो उसने बताया साइकिल पे। हमने किसी का साइकिल लिया, उस बच्ची को बिठाया और उसके बाद बच्ची ने, जबकि पहले वो बच्ची मंद बुद्धि लग रही थी, उसके बाद जैसे क्या होता है क्लासिकल डांसर करती है ना इशारे कि यूं करो, यूं चलो, यूं चलो, और उसने हमें एक घर के बाहर ले जाके छोड़ा। जैसे ही मैं पब्लिक गेट पे थी, हम चारों ओर से खड़े होकर दीवार कूद के अंदर गए कि कहीं वो भाग ना जाए, और उसकी बहन मिली, मंद बुद्धि थी, तो इस बच्ची ने ये बताया कि इसने रात को मेरे को खाने को रोकी थी। जब हमने उसकी बहन से पूछताछ किया तो उस बहन ने बताया हाँ मेरा भाई लेके आया था और कह रहा था ये ठेकेदार की लड़की और इसको सुबह गांव में छोड़ के आना है। मैंने कहा कहाँ रात को रखा? उसने बताया कि जहाँ पे हमारे पशु बनते हैं वहां पे रात को रखा कि मैं 3 बजे इसको इसके गांव छोड़ के आऊं। मैंने कहा भाई कहाँ है? उन्होंने बताया वो फैक्ट्री में वर्कर है वहां पे। हमने जाके फैक्ट्री में उसे राउंड अप किया। इसमें जो मैं बताने वाली आपको बताना चाह रही हूँ कि वो सीरियल किलर था। जब हमने उसको पर्सनैलिटी प्रोफाइल सारा उसका करवाया कि कल को वो कोर्ट में ये प्ली ना ले कि मैं तो मेंटली सिक हूँ, फिर हर रोज 42 जो पीपे बनाता था उस दिन भी उसने 42 ही बनाए। इसका मतलब उसका माइंड बिल्कुल बैलेंस था। और जब उससे सारा पूछा गया, क्योंकि मेरी तो 4 साल पहले पोस्टिंग नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने बताया कि फर्स्ट लड़की मैंने कहाँ से उठाई, कहाँ डेड बॉडी डाली, कहाँ से उठाई, कहाँ डेड बॉडी डाली, तो उसका फर्स्ट केस इंडिया का था, इंडिया का तो नहीं कह सकती, हरियाणा का, जिसमें डीएनए मैच हुआ। फर्स्ट जो लड़की थी उसके जो गारमेंट्स में सीमेन मिला और इसका सीमेन सेम मैच हुआ, कुछ में बीच में नहीं मिला, तो 5 केसेस में इसका सीमेन मैच हुआ। और उसके बाद अब इसको उम्र कैद की सजा हुई। और एक बात इसका कोइंसिडेंस मानो जी, जो पहली बच्ची उठाई थी उसका नाम था पूजा, और जो लास्ट बच्ची उठाई थी जिसके बाद ये पकड़ा गया उसका नाम था आरती। तो पूजा से कहानी शुरू हुई और आरती पर आकर खत्म हुई, और इसको जो है आज वो सलाखों के बीच में है, उम्र कैद है। क्योंकि और क्या उम्र होगी मैम इनकी? ये जो सीरियल किलर, ये क्या क्या उम्र का होगा इंसान? उस टाइम इसका 28 साल था। तो जब मैंने उससे पूछा भाई तुम ऐसे बच्चियों को क्यों उठाता था, क्या करता था, क्या था कि 28 साल में था, उसके साथ और लेबर तबका था, कोई लेडी जो शरीर बेचकर अपना निर्वाह करती है, उससे उसने टाई अप किया होगा एक रात के लिए, और ये कुछ परफॉर्म नहीं कर पाया सेक्स। तो उस लेडी ने इसको बड़ा दुत्कारा कि तेरे बस का कुछ नहीं था तो क्यों मेरी रात खराब करी। तो उसके बाद इसके ये हो गया, और इसने जैसे देसी दवाई और इस तरह करना, तो ये बच्चियों को उठा के टेस्ट किया करता कि अब मैं फिट हूँ या मैं नॉर्मल। बिल्कुल ही मेंटली बच्चियों को उठाता, और जैसे बच्ची चीखती, जब ये सेक्स करता चीखती तो उसको मुंह को हाथ रख देता, और जितना जोर से चीखती जोर जोर से दबाता रहता। वो 3 से 6-7 साल की बच्ची थी, वो मर जाती। और फिर ये उसको कभी अपने घर के बाहर, जहां इसको मौका मिलता, सुबह 4-5 बजे अंधेरे में फेंक आता बच्चियों को। तो ये एक ऐसा केस है, इसके ऊपर बहुत हमारे यहाँ सीरियल भी बने, शायद फिल्म भी बनी इसमें। और जिसको मैं ये सोचती हूँ उसके बाद मेरे घर में भी और मुझे मेरे जीवन में भी इतनी खुशियां आई कि जो अनहोनी खुशियां कहते हैं। तो मुझे लगा कि वो जो 16 बच्ची हैं
उन्हीं का ऊपर से कोई आशीर्वाद आया होगा कि मेरे परिवार की भी वंश बेच चलिए। जी, बहुत ही मुश्किल, आई मीन कैसे, मैं आई एम सो सरप्राइज, मुझे लगता था कि ये साइकोपैथ्स और ये कुछ लो लेवल के लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं या अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, पर आप बता रहे हैं ये तो बड़े इनके कनेक्शंस अच्छी फैमिली से रिलेटेड थे, एंड तो भी इन ऐसी। देखो ये जो एक है ना, बेसिकली ये लोग क्रिमिनल की जो हमारी सो कॉल्ड हार्डकोर क्रिमिनल की डेफिनेशन है उसमें तो नहीं आते ये लोग, क्योंकि हार्डकोर क्रिमिनल तो बहुत हार्ड होता है। जब हम इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन करते हैं तो उसके अंदर तो बहुत जज्बा होता है बर्दाश्त करने का। ऐसे लोग बड़े सॉफ्ट होते हैं, वो पुलिस की जो स्ट्रिक्टनेस है उसको ज्यादा झेल नहीं पाते हैं। तो बेसिकली ये क्रिमिनल नहीं होते हैं, जिसको हम सो कॉल्ड क्रिमिनल कहते हैं, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाले कहते हैं, डकैत कहते हैं, जो गैंग लीडर होते हैं, गैंग बनाते हैं, वो ये चीज नहीं है। पर ये समाज के लिए बहुत घातक और खतरनाक। जी, बहुत ज्यादा खतरनाक जी। और हैरानी की बात बताऊं मैडम, क्या करता था इसकी मोड्स ऑपरेंडी, जो बच्ची रोना शुरू कर देती साइकिल पे बैठ के, उसके बाद उसको उसके घर छोड़ आता था। एक ने हमें लेटर भी लिखा मेरे से पहले पोस्टिंग वालों को, क्योंकि हमें सारा पीछे का जब पकड़ा गया कि ऐसे ऐसे नेताजी सुभाष गली में एक गोलगप्पे वाली बच्ची को उठाया गया था और उसको उसके घर छोड़ाया। लेकिन तब हमें लगा कि ये तो घर छोड़ाए, ये वो बेबी किलर नहीं है। और एक बच्ची जिंदा बची थी जिसने इसका पोर्ट्रेट निकलवाया था। जब ये पकड़ा गया, पहली बार मुझे लगा, अदरवाइज मैं सोचा करती, मैं क्योंकि एक ट्रेडिशनल पुलिस ऑफिसर रही और मॉडर्न और एडवांस और हाई टेक पुलिस ऑफिसर बाद में बना, मुझे ये लगता था कि नहीं, टेक्नोलॉजी इतना कुछ नहीं करती जितना हमारा हार्डकोर होना सफल बनाता है केस को। तो उस बच्ची ने जो उसका पोर्ट्रेट बनवाया था, जब ये पकड़ा गया 95% पोर्ट्रेट में कर। उसके बाद मतलब हमने जब इसको केस स्टडी बनाया, लाइन ऑफ एक्शन चेंज। और ये सुमन जी कितने टाइम में केस रिजॉल्व हो गया, कितना टाइम लगा आपको ये रिजॉल्व करने में? 4 साल के बाद तो ये पकड़ा गया। अच्छा। 4 साल तक कंटिन्यूस करता रहा 16 बच्चियों के, और इसके चक्कर में एक का तो मर्डर ही हुआ। 2 को मैंने, जब ये एक्चुअल पकड़ा गया और डीएनए मैच कर गए, उसके बाद 2 को जो जेल में थे उनको मैंने डिस्चार्ज करवाया। और उसके बाद इसको केस को सुनने में, क्योंकि हमने इसका एक्चुअल अरेस्ट जब हमने माना कि यस ये सतीश ही बेबी किलर है, तो तब जब इसका डीएनए कंफर्म होके हैदराबाद से आ गया, उस समय हैदराबाद में ही डीएनए होता था, इंडिया में आज तो हर स्टेट में हो रहा है। और इसको केस को 4 साल लगा। 4 साल में इसको उम्र कैद हुआ। अच्छा, काफी लंबा चला मतलब केस आपके करियर में। इट वाज टाइम। और शायद डॉक्टर बोहरा जो हमारे साइकेट्री डिपार्टमेंट में रोहतक मेडिकल कॉलेज में थे, उन्होंने कोई लंदन या मुझे नहीं पता कौन सी कंट्री में बाहर भी एक वो स्टडी किया था। तो वही तब थे जब फर्स्ट सीरियल किलर का पकड़ा गया था, उसका स्टडी भी इन्होंने किया था, और फिर ये इंडिया में आ गए थे। सेकंड सीरियल किलर ये था। तो उन्होंने जो इसका पर्सनैलिटी प्रोफाइल बनाया, फर्स्ट टाइम केस में डिसाइड हुआ कि उम्र कैद मीन्स उम्र कैद। यदि ये जेल से, अदरवाइज इंडिया में उस समय 14 साल की सजा उम्र कैद में पूरी हो जाती थी, तो ये 28 साल का था, 28 10 38 42 साल में बाहर आ जाता। लेकिन उन्होंने कहा कि ये ऐसा घातक है, यदि ये सोसाइटी में दोबारा आया फिर ऐसे काम करेगा, उम्र कैद है, ता उम्र कैद, जब तक ये जीवित रहेगा जेल में। ये केस था। जी जी। सुमन जी, थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से दोनों केसेस बताए, एंड इट वाज, आई हैव नो वर्ड्स, मतलब इतना मैं खुद इतनी घबरा गई हूँ कि ऐसी भी चीजें होती हैं, एंड दिस इज रियलिटी, हमारी सोसाइटी में हो रही है। एंड इट्स, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। इसी इंटरव्यू को सुमन जी आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि what is true woman empowerment
एंड आपको लगता है कि हमेशा बात करते हैं सबकी मेल ईगो होती है, मेल ईगो को संभाल के चलिए, मेल से उनकी ईगो से संभालिए, तो डज दिस रियली एग्जिस्ट? डज अ मैन्स ईगो रियली एग्जिस्ट? बिल्कुल बिल्कुल, देखो जब पुरुष प्रधान समाज है, वहां आपके कंट्री में तो नहीं कह सकते, आप जहां से बोल रहे हो कि वहां पर है या नहीं, भारतवर्ष में पुरुष प्रधान समाज है। जब पुरुष प्रधान ही है तो उसका एक जो दर्जा है, ऊंचा दर्जा है। जब जिसका दर्जा होता है, कोई एक पद होता है या उसकी एक प्रतिष्ठा होती है, तो प्रतिष्ठा के साथ एक रॉन्ग इमेज भी जुड़ी होती है कि मैं ही हूं, और मैं ही हूं ही ईगो। ईगो हम ये नहीं कहते, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जो सोच रहा है, जो ईगोइस्ट जिसको कहते हैं, कि जो कि मेरे ऊपर कोई प्रश्न नहीं लग सकता, मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मैं श्रेष्ठ हूं, ये जो ईगो है ये पुरुष में तो है ही है। लेकिन इतनी ही यदि ईगो सेम स्त्री में है तो वो जो जेंडर इक्वलिटी है, क्योंकि दोनों इक्वल ईगो में है तो भी वो इक्वल है। यदि एक में ईगो है और एक अपने आप को शोषित महसूस कर रही है, जब असंतुलन और इम्बैलेंस होता है, तब वो एक सोसाइटी के अंदर एक प्रश्न बन के उभरता है। और ये बिल्कुल सही है जो आपने विमेन एम्पावरमेंट की बात करी। जैसे ही लड़की, महिला, बच्ची, कन्या, जिसको आप मादा भी कह सकते हो, फीमेल भी कह सकते हो, जब वो बाहर बराबरी के लिए आती है, उसको लगता है मुझे बराबर मैं तब बनूंगी जब मेरे में पुरुष वाले गुण आ जाएंगे। जबकि प्रेमचंद ने क्लियर कट लिखा है कि यदि पुरुष के अंदर स्त्री के गुण आ जाते हैं तो वो देवता बन जाता है, और स्त्री के अंदर यदि पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वो उल्टा बन जाता है। आज आपको जब हमारे यहाँ नारी स्वतंत्रता आंदोलन चला, जिसमें के हम भी पक्षधर थे, लेकिन लेडीज ने क्या सोचा कि लड़कों की तरह कपड़े पहनो और ब्रा बर्निंग करो, हम ब्रा नहीं पहनेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम भी सिगरेट पिएंगे, हम भी शराब पिएंगे। यदि आपकी आवश्यकता है और आपका शौक है, पीजिएगा, लेकिन उनके बराबरी की होड़ में, उनको नीचा दिखाने के लिए यदि आप ये करती हैं, तो ये जो चीज है ये नारी स्वतंत्रता नहीं, ये नारी उद्दंडता है, नारी स्वच्छंदता है। जी जी स्वतंत्रता और उद्दंडता नहीं, मानसिक स्वतंत्रता चाहिए कि मेंटली हम अपने आप को क्या फील कर रहे हैं। और जब आप मेंटली इक्वल फील करते हो, अब हमें यही नहीं लगता है कि मैं जॉब में जा रही हूँ, मैं कर रही हूँ, कि मैं मेल हूं या मैं फीमेल। मेरे एक डेजिग्नेशन और मेरे कंधे पे जो स्टार लगे हुए थे वो मेरे को अथॉरिटी दे रहे हैं। तो इसी तरह अब आज जो महिला है, जो एक बहुत पहले हाउस वाइफ कहते थे, आज एक बहुत अच्छा नाम दे दिया, होम मेकर है, वो गृह स्वामिनी है, वो अर्धांगिनी है। और यदि आप थोड़ा सा हमारी हरियाणवी समझो तो मैं कहना चाहूंगी कि दो तरह की महिलाएं शादी के बाद उसके 3 रोल होते हैं। यदि आप कहीं नौकरी करते हो तो आप नौकरानी, आप घर में रहते हो तो आप महारानी हो, क्योंकि आप घर की मालकिन हो, स्वामिनी हो, मालकिन हो और जी। आप पति के दिल में भी और नजरों में भी चढ़े हुए हो तो आप पटरानी। अब ये आपको देखना है कि पटरानी, महारानी या नौकरानी, आप इन तीनों में संतुलन करें। और ये संतुलन तब होगा जब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। और इन तीनों में संतुलन है, तो जो आपने सशक्तिकरण की बात करी, विमेन एम्पावरमेंट की बात करी, तो वो जो लेडी है, महिला है, वो एम्पावर है। इस बात के लिए मैं बिल्कुल सही और सत्य स्पष्ट होकर जी मैम, सुमन जी, आपने इतने अच्छे से विमेन एम्पावरमेंट के बारे में समझाया कि ये आपके माइंड की आजादी, जब आप फ्री अपने माइंड से फील करती हैं औरतें, तभी वो ही ट्रू विमेन एम्पावरमेंट है। सो दैट वाज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। इसी चीज को मैं यहाँ पे, एक मेरे को क्वेश्चन आ रहा है कि मैम, जब ऐसी कोई कोर्सेज हैं क्या पुलिस में, जो लड़कियां हैं, हाउसवाइफ्स हैं, so that they become more aware of their rights? Are there such training courses available for women? हाँ, इसमें हमारे यहाँ 3 तरह के कोर्सेज हैं जो
हमारे यहाँ सरकार करवाती है, जो सरकार की एजेंसी है, उसमें एक पुलिस भी है, एक हमारा विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो भी है। इसके अलावा स्टेट विमेन कमीशन है। ये तो अच्छा। गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, ये करवाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती हैं, स्कूलों में जाके करवाती हैं। इनको हमने 3 तरह से बांटा है। एक तो सेल्फ डिफेंस में यदि आप देखते होंगे, और हमारे यहाँ निर्भया कांड भी हुआ था, क्योंकि अब भी हमारे यहाँ नारी को, स्त्री को, मादा को एक भोग की वस्तु समझा जाता है, और कि इसके साथ भोग किया जाए, और भोग में जो नैतिकताएं हैं उनको छोड़कर कि आपको जब पुरुष की लालसा और वो बढ़े, वासना बढ़े, तो वो किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। तो इसके लिए पहले हमने जो सरकार की तरफ से निर्देश आए, उन्होंने एक किया कि सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार किया जाए कि ऐसी स्थिति में जब आप फंसते हो तो आपको अपना बचाव कैसे करना है। जी। दूसरा इसके लिए कि कानून क्या कहते हैं, कि लीगली जो है आपको क्या क्या राइट है। तीसरा, जी। जैसे हमारे यहाँ एसिड अटैक हो जाते हैं, रेप विक्टिम जो है, उनको सरकार की क्या क्या पॉलिसी है, कहाँ से आपको फाइनेंशियल मेडिकल हेल्प मिल सकती है, लीगल हेल्प कहाँ कहाँ से मिल सकती है। तो ये 3 तरह के प्रोग्राम को, इसको यदि हम सब कहें, इसको हमने एक विमेन एम्पावरमेंट, और इसका नाम दिया दुर्गा शक्तिकरण, कि दुर्गा की तरह शक्ति। क्योंकि आप हर जगह देखिए जी, मंदिर में आपको पैसा चाहिए तो आपको लक्ष्मी की पूजा करनी पड़ेगी, आपको शिक्षा चाहिए, पढ़ाई चाहिए तो सरस्वती की करनी पड़ेगी, आपको बाहुबल और शक्ति चाहिए तो दुर्गा और काली माँ की करनी पड़ेगी। तो जब पूजा ही सब नारियों की हो रही है, तो फिर इनको हमने दुर्गा शक्ति नाम देके इस तरह का किया कि इनको कैसे एम्पावर किया जाए, अवेकन किया जाए और अवेयरनेस दी। तो ये तो सरकार कर रही है। इसके अलावा हमारे यहाँ एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रही है। विमेन ऑर्गेनाइजेशन की बहुत एनजीओ हैं, उसमें लीगल की अलग है, और जो इस तरह की अवेयरनेस दे रही हैं वो अलग है। तीसरा जो इंस्टीट्यूशन है, गर्ल्स इंस्टीट्यूशन है, जो स्कूल है, क्योंकि आपने एक हमारे यहाँ निर्भया कांड सुना होगा, उसके बाद एक निर्भया फंड भी बना। तो उसके बाद कि आपके पास इस तरह की जो शक्ति है, वो शक्ति आपके हनुमान की तरह है। हनुमान को पता ही नहीं था कि तू सूर्य को भी निगल सकता है, जब उसको अंदर से जगाया और बताया तो उसने कर लिया। इसी तरह जो स्त्री बच्ची को दबाते आए हैं कि पहले तेरा रक्त तेरा पिता है, फिर तेरा भाई है, फिर तेरा पति है, फिर तेरा बेटा है, तो तू तो खुद अपनी रक्षा कर ही नहीं सकती। तो ये उनका जो दुराग्रह था मन में, जी। उसको जब तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद आज हमारे यहाँ आप इवनिंग में जाके देखेंगे, किसी पार्क के अंदर, किसी स्कूल के अंदर, और अभी कोरोना टाइम में तो ऑनलाइन बहुत से ऐसे कोर्सेज दिए जा रहे हैं। और जिनके पास पैसे का सामर्थ्य है, तो जो इस तरह के हेल्थ ग्रुप हैं, मार्शल आर्ट के ग्रुप हैं, वो लोग भी इस तरह के काम कर रहे हैं, वो ऑन पेमेंट्स दिखाते हैं। पर मेरा कहने का ये है कि यदि किसी को करना है, और मेरा इंटरव्यू सुनने के बाद किसी के मन में आए, तो पहले जो भी सरकार के चैनल हैं उनको आप जरूर यूटिलाइज करें, उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए। आपके पास चाहे पैसा है या आप जो फ्री एनजीओ कर रहे हैं उनके पास। Thank you, Sumanji. This was very good information that you have shared with all of us. Thank you so much. सुमन जी, आपने अभी कहा कोविड का टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर, मैं इसी बारे में सवाल आपसे करना चाह रही थी कि कोविड के टाइम पे आपको लॉ एंड ऑर्डर करने, आपको संभालने में क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ व्हेन इट कम्स टू लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री ड्यूरिंग दिस टाइम? कोविड के समय में एक पुलिस का जो एक्चुअल हमारा कोर वर्क था, वो तो ऑलमोस्ट कम हो गया, क्योंकि घर से ही नहीं निकल रहे, सारे होम क्वारंटाइन हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है विद इन द फैमिली, वो जरूर बढ़ गया है। पहले पति पत्नी दोनों मल्टीनेशनल में काम करते हैं, सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं, अब दोनों ही घर में रहते हैं। ईगो, जिसने कहा ईगो क्लैश करती है। तो डोमेस्टिक वायलेंस कुछ एंजाइटी के कारण बढ़ गया है, कुछ विमेन का वर्कलोड बढ़ गया है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है।
वर्क फ्रॉम होम में सुबह से शाम तक उसका ऑफिस है, उसके बाद हस्बैंड भी घर पे है, बच्चे भी घर पे हैं, उनको भी टाइम देना है, फिर जब घर पे रहते हैं थोड़ा कुकिंग और किचन में भी टाइम देना है। आपकी जो हेल्पर है, जो डोमेस्टिक हेल्पर है, वो आपकी आ नहीं रही है। तो औरत के ऊपर जो अब हरियाणा का जो मैं देख रही हूँ, मैं क्योंकि काउंसलिंग भी करती हूँ, तो वो बहुत ज्यादा दबाव औरत के ऊपर बढ़ गया है, जो वर्किंग लेडी है उसके ऊपर बढ़ गया। सास है वो भी डिमांडिंग हो गई है, तो उस चक्कर में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है। और डोमेस्टिक वायलेंस के कारण पुलिस की जो ड्यूटी है, उसमें दूसरे हमारे कोर जो वर्क है, जो जिसको एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, डकैती कम हो गई है, मर्डर कम हो गए हैं, क्योंकि जाते ही नहीं बैंक लूट, जी हाँ, लोग घर बैंक से निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो हाँ जी, हाँ गाड़ी छीनना कम हो गया है, लेकिन ये बढ़ गए केसेस में। और इसके लिए अब हम लोगों ने, जैसे हम रिटायर्ड लोग हैं, हम लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे मैं काउंसलिंग की एक्सपर्ट हूँ, मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, ऑनलाइन भी काउंसलिंग कर रही हूँ। और जहाँ हमें लग रहा है कि नहीं, ये घर में तो इस तरह की तनातनी हो गई है कि यदि आज हम नहीं गए तो एक्सट्रीम स्टेप भी हो सकता है, दोनों में से कोई किसी को ग्रीवियस हर्ट भी कर सकता है, या कोई अपनी जीवन लीला भी खत्म कर सकता है। तो हम लोग वहां भी जा रहे हैं जहां तक हम पहुंच सुमन जी, डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज इट? एक कोई बुरा शब्द बोलना, या एक थप्पड़ मारना, या एक, व्हाट इज द ट्रू डेफिनेशन? व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस? देखिए, किस हद तक आपको सहना है? वायलेंस के 4 चीज हैं, और जो इंडिया में है, डोमेस्टिक वायलेंस कोई ऑफेंस नहीं है। ये डोमेस्टिक वायलेंस जो फीमेल है उसको रिलीफ। डोमेस्टिक वायलेंस का क्या मतलब है? एक छत के नीचे जो रह रहे हैं, यदि उसको 4 चीजें नहीं दी जा रही, फिजिकली वो सेफ अपने आप को फील नहीं कर रही है, उसके ऊपर मेंटली टॉर्चर हो रहा है, उसको जो है इमोशनली उसको तंग किया जा रहा है, और उसकी फाइनेंशियली उसको तंग किया जा रहा है। ये 4 चीजें इसमें होनी चाहिए। यदि पति उसको पीटता है, पति या ससुर पीटता है, पहले जो हमारे यहाँ था उसमें जो था केवल पति और सास के ऊपर आता था। अब यदि घर में कोई भाई भी पीटता है, यदि मैं मैरिड नहीं हूँ, मैं ये यहाँ की बेटी हूँ, मेरा भाई मुझे पीटता है, मैं कहती हूँ मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे इतनी फीस देनी है, वो मुझे पैसे नहीं देते हैं, और मेरे को क्या है कि इमोशनली क्या है, घर में 6 आदमी है, मेरे को दुत्कार देते हैं, मुझे कुछ कहते नहीं, लेकिन मेरे से कोई बात नहीं करता है। पहले सारे इकट्ठे मिलके खाना खा लेते हैं, बाद में मेरा खाना टेबल पे रख देते हैं। तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आता है जी। ये 4 चीजें इमोशनली, फाइनेंशियली आपको है, आपको मेंटली और फिजिकली आपको है। आप मान लो मुझे मेरा पति रात को या भाई घर से बाहर निकाल देता है, मैं रात को कहाँ जाऊंगी, तो उसको आपको राइट टू रिजाइड, आपको उस घर में रहने का हक मिलेगा। यदि वो आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, आप बीमार हैं, आपका इलाज नहीं करा रहे हैं, और पहले ये केवल हस्बैंड वाइफ में होता था, ये डोमेस्टिक वायलेंस ऑल वुमेन के लिए है। यदि कोई ओल्ड लेडी है, उसको केयर नहीं कर रहे, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आएगी। मेरे घर में यदि कोई हेल्पिंग मेड है और हम उसको भी टॉर्चर कर रहे हैं, वो मेरी छत के नीचे ही रह रही है, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आएगी। तो ये बहुत वास्ट और बहुत बढ़िया बना दिया है। और इसमें सबसे बढ़िया बात है, इसमें पुलिस का रोल है भी और नहीं भी। डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, ये एनजीओ को भी पावर है, प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी पावर है, पुलिस को भी पावर है, लेडी यदि डायरेक्ट कोर्ट में जाना चाहे उसको भी पावर है। बहुत ही खूबसूरत एक्ट है ये। और यदि इसकी अवेयरनेस एक एक लेडीज तक पहुंच जाए, तो मैं कहती हूँ किसी महिला का उत्पीड़न नहीं हो सकता है, और वो जागरूक भी हो। देखो, आवाज तो उठानी पड़ेगी, स्पीच तो चाहिए, उसे स्पेस तो चाहिए, तो स्पीच और उसको स्पेस और उसको शेयर भी चाहिए अपना कहने के लिए। तो ये चीज यदि उसको मिलेंगी, और वो किससे मिलेंगी, जो आपने शुरू में कहा कि एम्पावरमेंट क्या है, कि उसको ये होना चाहिए कि नहीं, अन्याय ना सुनूंगी, ना बर्दाश्त करूंगी, ना करूंगी। यदि ये है, और अन्याय के विरुद्ध आवाज, बस यही 4 चीजें। सुमित जी, मैंने बहुत ज्यादातर देखा है विमेन अपनी शादी बचाने के चक्कर में कई बार स्टेप्स नहीं उठा पाती हैं,
इट इज दैट दे आर वेरी पावरफुल, दे वांट टू डू इट, बट क्या जब आप कंप्लेन करते हैं किसी के अगेंस्ट तो शादी पे तो असर आएगा ही. सो इट इज लाइक व्हेन यू कंप्लेन तो यू आर एंडिंग योर मैरिज, जनरली ऐसा हो जाता है क्या? हाँ, आपका बिल्कुल जो आपका ये परसेप्शन है ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है इसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस में क्लियर कट है कि वो घर नहीं तोड़ना चाह रहे, अच्छा. वो घर से जाना नहीं चाह रही है, वो अपना पत्नी का अपना वाइफ का राइट नहीं छोड़ना चाह रहे, लेकिन जो उसके साथ हो रहा है वो उससे अपने आप को बचाना चाह रहे हैं. दूसरा जी. जो आपने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एक इंडिया के अंदर जो है एक मैरिज जो है ये 16 संस्कारों में से एक धार्मिक संस्कार आता है, ये हाँ कोई जी. सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं. और जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये आपका, और तो उसके आपको, और एक आप नारी हो, नारी के गुण क्या है? त्याग है, तपस्या है, बलिदान है, नम्रता है, त्याग है. जी. करुणा है, दया है, प्यार है, रहम है. यदि हम अपने इन गुणों को ही त्याग रहे हैं और हमें सही बात को कहने की भाषा नहीं, हम क्रोध में कह रहे हैं, आप स्टेबल होकर बिल्कुल शांत होकर यदि आप अपनी बात रखते हैं लेकिन फर्मनेस के साथ, नम्रता के साथ, लेकिन दृढ़ता के साथ बात रखते हैं, तो आपको घर तोड़ने वाली का भी टैग नहीं लगेगा. बिल्कुल फैक्ट ये है, बिल्कुल होना चाहिए. उसी के अंदर जज्बा और मादा है जो लास्ट मोमेंट तक घर को बचाना चाहती है, और जब उसको लगता है कि अब पानी सिर से निकल गया है, अब तो डू और डाई वाली सिचुएशन आ गई है, तब वो जाकर मुंह खोलती है. उसके ये उसकी शक्ति का प्रमाण है. और जब वो, इतना जरूर मैं कहूंगी, जब वो मुंह खोले फिर उसके बाद झुकना नहीं, क्योंकि वो सारे चैनल जो आपने कहा ना कि बिल्कुल आखिर तक वो घर ना टूट जाए, शादी ना टूट जाए, वो सारे चैनल एग्जॉस्ट कर चुकी है. प्यार से, दुलार से, मार से, चुप रहकर, सेवा करके, सबसे अनुरोध करके, परिवार जी. वालों जी. को, जी. सारे चैनल एग्जॉस्ट हो चुके हैं. उसके बाद वो वहां जा रही है. फिर वो स्टैंड, समाज उसके साथ है, कानून उसके साथ है. और हमारे भारतवर्ष में तो 7 वर्ष तक विवाह के बाद यदि नॉर्मल डेथ है तो उसमें भी आपको पोस्टमार्टम कराना पड़ता है, उसको भी डाउरी डेथ ही काउंट किया जाएगा जब तक लड़के वाले प्रूव ना करें. दूसरा इंडिया में बहुत बढ़िया है, रेप में और ये घर के उसमें, जहाँ पे घर का वाइफ को यातनाएं दी जाती हैं, 498 दहेज की प्रताड़नाएं हैं, जो शादी के बाद जो मानसिक यातनाएं हैं, उसमें पुरुष को सिद्ध करना पड़ता है कि मैंने इसके ऊपर अत्याचार किया. अन्यथा हर केस में, इन 2 सेक्शन को छोड़कर हर केस में जो शिकायत करता है उसको प्रूव करना पड़ता है. मैं कहती हूँ इसने मेरे को डंडा मारा है, इसने मेरे को चक्कू मारा है, मुझे प्रूव करना पड़ेगा इसने चक्कू मारा है. लेकिन मैं कहती हूँ कि इसने मुझे छेड़ा है, मेरी इज्जत पे हाथ डाला है, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने इसकी इज्जत पे हाथ नहीं डाला है. ये बहुत खूबसूरती है कानून. बहुत अच्छी, ये बहुत ही, हाँ जी बिल्कुल. हाँ जी. सुमन जी, मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल, आपके लिए सक्सेस क्या है एंड आप सोसाइटी को सक्सेस कैसे वापस देना चाहती हैं? जो आपने अचीव किया है सोसाइटी के लिए आप क्या करना चाहती हैं? देखिए, सक्सेस वो है जो आपका संतुष्टि का पैमाना है. हो सकता है पब्लिक को मैं सफल लगती हूँ और मैं अपने आप को अंदर से संतुष्ट नहीं हूँ उस अपने कर्म में, अपनी उस ऊंचाई में. सफलता वो है जिसमें तीनों का तालमेल हो, समाज स्वीकार्य हो. मैं सफल हो गई, मैं अपने आप को सफल मान रही हूँ, लेकिन समाज कह रहा है नहीं, फेलियर है. मैं अपने आप को अच्छी बहू मान रही हूँ, समाज कह रहा है अच्छी बहू नहीं है. और कानून भी, तो जिसमें मेरे को संतुष्टि हो, मतलब स्वयं की संतुष्टि, पर परिवार की संतुष्टि और समाज की संतुष्टि, जब तीनों के अंदर समन्वय हो एक ही कर्म के लिए, तो फिर उसको सफलता का सच्चा और सही पैमाना होना है. और मैं उसमें अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि मैं भी संतुष्ट हूँ. क्योंकि यदि संतुष्ट नहीं होती तो मेरे को भी रिटायरमेंट के बाद बहुत अवसर मिल रहे थे दोबारा कार्य करने के लिए. नहीं, मैं संतुष्ट थी. समाज में, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद समाज मुझे इतना बुला रहा है, पहले से 10 गुना फंक्शनों में मैं ज्यादा जा रही हूँ. समाज भी मेरे कर्म से संतुष्ट है
और जिस तरह मुझे मेडल मिले हैं और जैसे आपने मुझे कवर किया है, कहीं ना कहीं तो आपके पास बात पहुंची होगी कि कोई सुमन मंजरी है, हरियाणा के अंदर है, आपको लगा होगा उनकी सक्सेस स्टोरी की जाए। तो ये मेरी सफलता की और मेरी संतुष्टता की कहानी है, जिसको कहने की जरूरत नहीं, सत्य सबको दिखाई देता है। तो जी, सब ट्रू स्टोरी, दीज आर रियल स्टोरीज, एब्सोल्युटली। तो ये सफलता है। लेकिन जो आपने दूसरा का असली मुद्दा, असली प्रश्न हमारी सक्सेस स्टोरी का वो है कि हम समाज को उसको रीपिक कैसे करें, क्योंकि अभी तक जो मैंने किया, जो मैंने पाया, वो मेरी आजीविका भी थी। उसके बदले सरकार ने मुझे हर महीने पगार दिया है, तनख्वाह दिया है, ये दिया है मुझे। लेकिन अब जो मैं समाज को दे रही हूँ, वो समाज को जो मेरे पास अनुभव मेरे असफल भी हो सकते हैं, सफल भी हो सकते हैं। जैसे आपने 2 कहानी पूछी, आप मुझे अच्छा लगता कि यदि आप मेरे से ये पूछते कि कोई आप अपनी असफलता की कहानी सुनाओ जिससे आप सीखकर और मजबूत निकले हो, क्योंकि हर फेलियर आपकी अगली सक्सेस की नींव रखता है, उससे आप सीख के आगे निकलते हो। तो जो मेरे पास अनुभव है, मैं हर जगह जा रही हूँ, चाहे उस फंक्शन में 5 आदमी हो, चाहे 500 हो, चाहे 5000 हो, चाहे 50,000 हो, मुझे उसका कोई फर्क नहीं है। लेकिन मेरे पास जो अनुभवों का पिटारा है, वो मैं आगे आने वाली जनरेशन को दे पाऊं, मैं समाज को दे पाऊं, और समाज उससे दिशा और दशा उसकी सुधरे। और जो हमारे समय में था कि नारी की उपस्थिति बदली थी, परिस्थिति नहीं। उपस्थिति थी घर से निकल के आप नौकरी पे दिखाई देने लग गए, और लेकिन परिस्थिति में वो वही स्थिति थी। अब मैं इस रोल में हूं, मैं नारी की उपस्थिति के साथ साथ उसकी परिस्थिति और स्वस्थिति दोनों बदलने में लगी हुई हूँ। और जैसे आप जैसे ऐसे अवसर देते रहोगे, आपने मेरे को सक्सेस स्टोरी में रिवार्ड दिया, मुझे उसका कोई इतना वो नहीं है, वो तो मेरे पास बहुत रखे हैं। लेकिन जो आपने ये मेरे को अवसर दिया, शायद इसको चाहे कोई एक ही सुने, हो सकता है 10 सुने, हो सकता है 100 सुने, 100 में से एक को यदि एक बार एक शब्द उसके दिल में बैठ जाए, तो वो एक मेरा बीज डल गया। जब परिस्थितियां और जब पर्यावरण और वातावरण और वायु का वातावरण होगा, तो अपने आप वो फूटेगा पूरा। तो ये मेरा जो है कंट्रीब्यूशन, जो आपने और आप जैसे लोग ही अवसर देते हो, उसके लिए मैं आपका, ट्राइडेंट कंपनी जो भी आपका है, आपका और ऊंचाइयों पे पहुंचो और बुलंदियों पे पहुंचो, क्योंकि आप बुलंदियों पे पहुंचोगे तो हमारे जैसे आदमियों को तलाशोगे, हमारे जैसे आदमियों को तलाशोगे तो हम अपने अनुभव बताएंगे। तो ये एक चेन बन जाएगी सृष्टि में परिवर्तन की, सृष्टि में रूपांतरण की, और वसुधैव कुटुंबकम की सारा जो संसार है, वो कहते हैं ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो आप दुनिया को मुट्ठी में करने का जो सहयोग दे रहे हो, उसके लिए आपकी सारी टीम को मेरे तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने इतना टाइम समय निकाला, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, समझाई, वुमेन पावरपॉइंट पे आपने जो केसेस रिजॉल्व करे, it was so interesting and challenging for you to also remember so much and tell us. That was commendable, and we look forward to keep meeting you and hearing more about your experiences. As you said that आपके इतने अनुभव है, अभी तो ये शो बहुत छोटा ही हम अभी कर पा रहे हैं, बट आई एम श्योर आपके पास इतना भंडार है कि आप हमसे बहुत चीजें शेयर कर सकते हैं। So thank you so much, dear viewers. This was our IPS Suman Manjiri ji with us today. As a woman, I have no country. As a woman, my country is the whole world. Be empowered, rise and shine. Stay tuned for more stories on success stories. Till then, be safe, be happy.